हेलो दोस्तों, ना जाने जाएंगे शक्ल से, ना पहचाने जाएंगे हमारे नाम से। आपकी और हमारी पहचान आपकी कामयाबी की उड़ान से। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका अपना मास्कमेंट लेकर के आ गया हूं आपके लिए, आपके अपने चैनल इजीली लर्न विद ए स्माइल पर। आज हम देख रहे हैं कि सीबीएसई ने आपको रिलीज कर दिया है आपके सैंपल पेपर, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सैंपल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्टार्ट करने से पहले ये क्या देख रहे हैं हम हमेशा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया, लेकिन उससे पहले हम कभी भी जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं। जब पता चलता है एग्जाम में नंबर कट गए, नंबर कहाँ गए, तो हमने क्या गलती की, वहां पे हमने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े। उनके इंस्ट्रक्शन जब हम फॉलो करेंगे तभी हमारे फुल मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस A to E। बहुत ही बढ़िया। यहां पे दूसरा पॉइंट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमें और ना ही हम छोड़ने देंगे। सेक्शन A हैज 12 क्वेश्चंस कैरिंग 0 to 1 मार्क ईच। पहले सेक्शन में हमको देखने को मिलेंगे 12 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन का मार्क 1, वो कंटेन करता है 1 नंबर, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है, तो हमको हर एक क्वेश्चन करना है। अब सेक्शन बी में 7 बहुत ही छोटे आंसर्स के क्वेश्चन, 7 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब सेक्शन सी में देखते हैं 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब लेकिन उससे थोड़े से बड़े। वो वेरी शॉर्ट था, ये थोड़ा शॉर्ट है। अब सेक्शन डी हैज 1 लॉन्ग आंसर। जैसे बचपन में आप देखते थे पैराग्राफ लिखते टाइम, तो ये उस टाइप का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन डरने की नहीं बात है। सबसे पहली बात तो क्या करना है हमको, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब 7वां नंबर का पॉइंट, सेक्शन ई हैज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे हमारे पास, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आया हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, रेफर्स व्हाट रेफर्स, यहां फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। रेफर्स टू द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट हैव द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। मेनली हमको क्या पूछना चाह रहा है ये, कि कहां टेक्नोलॉजी किस तक पहुंच गई है और किस तक नहीं पहुंची है। मेनली ये एक डिवाइड दिखा रहा है कि हाँ भाई क्या बता रहा है। देखिए यहां पे देखिए, बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज हैव नॉट, यानी कि यहां क्या आ गया, एक डिवाइड हो रहा है, 2 क्राइटेरिया डिवाइड में आ गए। तो डिवाइड में हमको यहां देख रहे हैं ऑप्शन हमारे पास है डिजिटल डिवाइड, डिजिटल यूनिटी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी हमें। प्राइवेसी, प्राइवेसी का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया कि हाँ हम कोई चीज नहीं बताना चाह रहे, तो ये कुछ मेल जोल नहीं खा रहा। सी ऑप्शन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हमसे क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन जिस पे सबका अधिकार है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी पढ़ सकता है, तो ये भी मेरे को कुछ मिलता जुलता नहीं दिखा। डिजिटल यूनिटी, डिजिटल यूनिटी का यहाँ मीनिंग क्या है कि डिजिटल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूनाइट करना, तो ये भी मेरे को ऑप्शन सही नहीं लगा। यहाँ ऑप्शन 1 बच गया, डिजिटल डिवाइड, जो कि डिजिटल ये बता रहा है कि क्या यहाँ डिवाइड है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और इसका आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा डिजिटल डिवाइड होता क्या है। Digital divide is nothing but the technology gap between the demographics and regions that have access to modern information and communication technology, ICT से। अब कई बार हम सोचते हैं कि डिजिटल यूनिटी या डिजिटल डिवाइड, ये 2 अक्षर थोड़े से सिमिलर है। अब डिजिटल डिवाइड में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिलेटेड है आपके इंटरनेट से, नहीं, वो डिजिटल जो भी कनेक्टिविटी हम यूज करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, अब उसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही है टेलीफोन के लिए भी, टेलीविजन के लिए भी, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी कई जगह तक नहीं पहुंच रही है। हम देख रहे हैं टेलीफोन आज भी कई जगह बहुत ही पुराने वही सिंपल BSNL के फोन चल रहे हैं। और हम यहाँ 2 वर्ड देख रहे हैं, आपको देख रहे होंगे आप, डेमोग्राफिक्स एंड रीजन्स। अब ये 2 वर्ड ये क्या बताना चाह रहे हैं, डेमोग्राफिक्स का मीन्स या कैटेगरी कैसे डिवाइड होती है, एज से,
आपके एजुकेशन से, आपके इनकम लेवल से और आपकी एथेनिसिटी से। रीजन्स, जियोग्राफिकल लोकेशंस। अब कई जगह हम देखते हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशंस में ऐसी दिक्कत होती है कि वहां तक नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये है हमारा डिजिटल डिवाइड। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस वेबसाइट। तो ई गवर्नेंस वेबसाइट होती क्या है? जो कि गवर्नमेंट के तरफ से हमको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है, या कोई भी ऐसी सर्विस जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कराती है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो होती है एक ई गवर्नेंस वेबसाइट। मैंने आपको हिंदी में बताया, अब आपको इंग्लिश में बता देंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, like all the government departments are providing websites so that everyone can take the informations of that department. कोई भी इंफॉर्मेशन, मोदी जी के आने के बाद कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं रही दोस्तों जो आपको नहीं पता चलेगी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया भैया। अब हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस वेबसाइट्स के टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ सर्विसेज हैं जो कि ई गवर्नेंस वेबसाइट्स प्रोवाइड कराती हैं। इनके 4 फॉर्म्स हैं। एक होता है G2C, एक होता है G2B, एक G2E और एक G2G। अब हम बात कर रहे हैं G2C की। यहाँ C, ये पहला G तो पूरा एक ही रहेगा भैया, ये तो गवर्नमेंट ही है पूरी। अब बात करते हैं यहाँ पे C मतलब सिटीजन्स। जैसे आप कई वेबसाइट्स यूज करते हैं कोई चीज अप्लाई करने के लिए, आपके आधार कार्ड के लिए, आपकी कोई राशन कार्ड के लिए, कुछ भी आपको बेरोजगार भत्ते के लिए, किसी शादी सॉरी ऐसी मतलब थोड़ी वेबसाइट्स जो हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस के लिए। कई ऐसे पोर्टल्स हैं इनके, जैसे जेम पोर्टल है, वो बिजनेस के लिए है, सिर्फ बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये हो गया एम्प्लॉय, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, उनको चाहिए, वो G2E पे मिलेगा। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट जब डील करता है वहाँ ये वेबसाइट्स यूज होती है। तब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, Amazon.com, ये तो सबको पता है कि ये एक ई कॉमर्स है। बाद में बात करते हैं CBSE.nic.in, ये एक केंद्र की खुद की, आप मान सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट की है, लेकिन हम उसको पूरी गवर्नमेंट नहीं मान सकते। अब हम बात करेंगे तीसरी की, India.gov.in, के इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट। और चौथी है Brainly.government.in। तो ब्रेनली पहली बात तो एक खुद एडटेक प्लेटफॉर्म है, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सेम है हमारे इजीली की तरह ही। हम इससे बढ़िया या कम वो आप हमें बताएंगे। अब एक ही बची है India.gov.in, तो ये हो गई हमारी ई गवर्नेंस वेबसाइट। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम यहां देख रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, कि ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है। तब हम यहां देख रहे हैं, पहली स्नैपडील, दूसरी अमेजोन, तीसरी दीक्षा और चौथी मिंत्रा। अब मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती क्या है। इट इज ए नेटवर्क बाय विच वी कैन बाय एनीथिंग एनीवेयर विद डिफरेंट नोड्स एट द बैकएंड लाइक B2B और B2C, मतलब कि बायर टू बायर, बायर टू कस्टमर। सिंपल हम देखते हैं कि आप इसको एक दूसरे फॉर्म में भी बोल सकते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अब हम यहां समझेंगे कहना क्या चाह रहा है कि कुछ भी कहीं भी हम कभी भी खरीद सकते हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर के। ऑनलाइन कुछ अगर बिक रहा है भैया तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, वो होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। अब यहां हम देखते हैं स्नैपडील, जो कि ई कॉमर्स है शायद एक। अमेजोन तो सभी को पता है, और मिंत्रा का तो ऑफर खत्म ही नहीं होते हैं, मिंत्रा के तो ऑफर चलते ही रहते हैं। अब आप में से कमेंट कर करके ये बताइएगा हमें कि मिंत्रा पर से आपने किसने सामान लिया है, क्योंकि मैं भी भाई मिंत्रा बहुत यूज करता हूँ। ठीक है, बच्ची एक हमारी दीक्षा, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है। ये एक एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, तो ये हमारी हो गई एक नॉन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हमारा ऑप्शन हो गया C। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल ओवर ए नेटवर्क। एक नेटवर्क पे मेल शेयर करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। हमारे पास यहां 4 ऑप्शन है, SMTP, POP3, FTP और HTTP।
अरे सब पे ही मार्क क्यों लगा रहा हूं, सही पे लगाएंगे दोस्तों, गलत पे नहीं लगाएंगे। अब हम बात करते हैं एसएमटीपी की। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब कि एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड, ये क्या करता है, दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्लाइंट साइड ने अगर कोई मेल भेजा है, ये पकड़ेगा बीच में और उसको सर्वर को भेज देगा। ये बीच में एक ब्रिज हो गया जो कि सिंपल वर्क करता है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि यहाँ या वहाँ। इसमें एक अच्छी बात होती है कि जो आप सर्वर साइड या क्लाइंट साइड है मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, वो दोनों के पास डेटाबेस में सेव रहेंगे जब तक कि वो डिलीट ना कर दें। अब हम बात करते हैं POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस। इसको हम पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट। ये एक तरीके का ऐसा मेल है जो कि आप क्लाइंट साइड से भेजेंगे तो सही, लेकिन सर्वर साइड के पास पहुंचेगा उसके बाद डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर। ये कुछ ही डिपार्टमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे भैया, वो यूज करते हैं इनको, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि डिलीट होने के बाद फिर करेंगे क्या उसका, अगर सेव ही नहीं होगा तो। अब ये आ गया FTP। FTP क्या होता है, हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या बता रहा है हमको, फाइल है कोई, वो ट्रांसफर हो रही है किसी प्रोटोकॉल से। यानी कि जब भी कभी, मेनली ये यूज होता है होस्टिंग्स में, जब होस्टिंग के अंदर कुछ कोड अपलोड करना चाहते हैं और वो अगर नहीं हो रहा है डायरेक्ट, तो आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से उसको इजी वे में कर सकते हैं। और प्लस कोई भी और फाइल जो आपको ट्रांसफर करनी है किसी प्रोटोकॉल के मीडियम से, तो वो इससे हो जाती है, वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आ गया ऑप्शन 4th, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ज्यादातर आप लोगों ने जब देखा होगा वेबसाइट या आप कभी भी नेट पर सफरिंग कर रहे हो, आपने वेब के स्टार्टिंग पेज पे देखा होगा, ये आपको जरूर दिखेगा। जो भी उसका URL होगा उससे पहले जो उसका यूनिफाइड रिसोर्स लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है उसके आगे रहता है। तो ये होता है मेनली कि उस वेबसाइट को उस प्रोटोकॉल के मीडियम से आपको शो हो जाए इसके लिए। तो आंसर तो ये भी नहीं होगा। तो फिर हमारे पास क्या आया, सबसे पहला ऑप्शन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि यही है जो सिंपल मेल ट्रांसफर कर रहा है, इसके बीच में कहीं कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, तो हमको सिलेक्ट करना ये। ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर MMS। A ऑप्शन सेंडिंग वीडियो फाइल्स, B ऑप्शन सेंडिंग ऑडियो फाइल्स, C ऑप्शन सेंडिंग टेक्स्ट फाइल्स ओनली, और D ऑप्शन सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। अब आपको SMS और MMS यहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कुछ अलग शब्द है, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा बंद हो गया है। पहले जमाने में थोड़ा चलता था, आजकल जब से व्हाट्सएप और टेलीग्राम आए हैं भूल गए हैं भैया सबके सब। आपको चलिए एक बात और मैं याद आ गई वो बता देता हूँ कि आपको अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो किसी रिलेटेड, आपको इस पेपर में फिर से सैंपल पेपर में आपको कोई दिक्कत हो, या फिर कोई आपको हमारे किसी भी चैनल पर, हमारे अलग अलग 3 चैनल्स हैं जिन पे आप लाइव क्लासेस रेगुलर देख सकते हैं, आपके लिए ही चल रही है वो, SSC बैंकिंग में, साइंस में और कॉमर्स में। उन पर भी आप टेलीग्राम पर आकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप हमसे भी पूछ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे SMS। मेनली SMS किस लिए यूज होता था, टेक्स्ट फाइल्स के लिए। और MMS यानी कि मल्टीमीडिया सर्विस। तो मल्टीमीडिया के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास ये रहा जो कि वीडियो और ऑडियो दोनों को मर्ज करके भेज सकता है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, वीडियो भी हो गई और ऑडियो भी हो गई। अब दोनों चीज किस लिए जरूरी भैया, कई बार शब्दों से हम खुद को बयान नहीं कर पाते हैं, तो वहां हम क्या डालते हैं, थोड़ा सा मल्टीमीडिया।
तो हम लेते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट। तो हमारा ऑप्शन हो गया फोर्थ, सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। ठीक है, अब हम आ रहे हैं हमारे छठे क्वेश्चन पर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। तो अब हम बात कर रहे हैं हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स। अब हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स होता क्या है, आपने देखा होगा कई बार वेब पेजेस जब आप ओपन कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी आपका XYZ URL है उसके बाद में स्लैश करके आपके पास उस पेज का इंफॉर्मेशन आता है, मेन, या फिर उसके बाद आपके पास आता है, सॉरी ये थोड़ा सा लाइन मिस हो गया हमसे, उसके बाद स्लैश में करके आता है आपके पास कार्ट, या फिर आपके पास आता है कैटेगरी। तो ये क्या है, वहां पे अलग अलग पेजेस है, और अलग अलग पेजेस का क्या है, ये एक हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट। हमारा हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ये जो है यही है, और आप इसको अलग अलग कैटेगराइज खुद कर रहे हैं हम इसके स्लैश के आगे से, कि जो भी है वो उसके आगे यहां डिफाइन रहता है। ठीक है, अब हम जब देखते हैं ये चला रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि ये तो वेबसाइट के अंदर चल रहा है भैया सब कुछ, लेकिन यहां हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, URL जो कि हर एक वेबसाइट के ऊपर यूनिक चलता रहता है उस पेज का। उसके बाद क्या गया, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस जिसके अंदर सब कुछ सेव है, जहां से आप कुछ भी अगर देखना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी जो आप चाहते हैं जो सर्च इंजन में आपको मिलेगी। सर्च इंजन जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूं, गूगल जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, याहू, आपका बिंग, मोजिला, ये सभी एक सर्च इंजन है। ठीक है, आप ब्राउजर भी कह रहे हैं कि हम इन जाकर सर्च कर रहे हैं, सॉरी। अब आ गया वेब पेज। अब वेब पेज क्या होता है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, यहां क्या है ज्यादा ही हो गया। अरे अब हम देख रहे हैं वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, हर एक HTML पेज जो हमने क्रिएट किया है वो है हमारा एक वेब पेज। अब वेब पेज भी नहीं हो सकता फिर ये, क्योंकि ये तो हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, और ये तो सिर्फ सिंगल हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, वेबसाइट्स जो कि कई हाइपरलिंक्स का एक कंटेनर है। A website is nothing but the collection of web pages is called a website। तो हमारे पास यहां क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स। तो सीधी सी बात है भैया, ये हो गया हमारा वेबसाइट। तब यहां हम जब देखते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइएगा जरा, क्या हो गया, वेबसाइट। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये हमको क्या बता रहा है भैया कि HTML टैग्स यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब अगर इसमें भी नंबर नहीं आए तो फिर तुम भगवान ही मालिक है। अब यहां क्या बोल रहा है, ये ए से हो गया इटैलिक्स, लेकिन आपको बता दूं ये गलत है। फिर आ गया ITA, ये भी सही नहीं है। अब ये आ गया लिस्ट, अब लिस्ट भी सही नहीं है। ये हमको क्या बोल रहा है, इटैलिक के लिए बोल रहा है। इटैलिक के लिए हमारा होता है ऑप्शन C, I। ये हम यूज लेते हैं टैग इटैलिक करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया बच्चा। अब हम वेब पेज से थोड़ा सा अलग आ गए। अब क्या आ गया, अब आपने कभी कभी देखा होगा लड़कियां होती हैं शादियों में जाती हैं, उससे पहले तक कैसी डरावनी सी लगती है, लेकिन जब वो ब्यूटी पार्लर से निकलती हैं तो ऐसी हो जाती है एकदम सुंदर, पता नहीं इससे सुंदर परी तो है ही नहीं धरती पे। तो वही है CSS। कोई भी अगर आप वेब पेज बना रहे हैं तो वो सिंपल है और एकदम सीधा सीधा है, और जब तक आप CSS उसके साथ जोड़ करके उसको सुंदर नहीं बना रहे हैं तब तक वो मजे वाली बात नहीं है। तो यहां क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। बच्चों राइटिंग पे ध्यान बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि सर की राइटिंग है बहुत ज्यादा खराब। डॉक्टर बनना चाह रहा था बच्चों, लेकिन घर वालों ने इंजीनियरिंग करवा दी। अब राइटिंग जैसी भी आ रही है, डॉक्टर जैसी रहेगी ये तो। अब हम आगे आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या, ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है। हम पहले चलो साथ साथ में समझते हैं क्या बोल रहा है
ये कोई हेडिंग है, हेडिंग फर्स्ट, ठीक है। अब यहां क्या दे रहा है, हेडिंग का होता क्या आपको पता होगा, हेडिंग स्टार्ट हुई, जो भी कंटेंट हम बीच में डाल रहे हैं, ये कंटेंट आ गया, ये आ गया स्टार्ट टैग, और जो भी हम इसको हेडिंग को बंद कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये आ गया हमारा एंड टैग। अब साथ साथ में आपको आंसर भी पता चल जाएगा इसमें, जब हम समझेंगे कि ये होता क्या है, साथ साथ में आपको आंसर या खुद आप बताओगे। अब हम बीच में डाल रहे हैं क्या, ए ब्लू हेडिंग, ये हमारा कंटेंट है, ए ब्लू हेडिंग। अब बच्चों हम देख रहे हैं ये सिंपल है, जब आप चलाओगे ना तो सिंपल ऐसा ही दिखेगा। अब लेकिन हम यहां क्या जोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, देखिए, देख रहे हैं आप, हमने क्या कर दिया, हमने यहां एक स्टाइल दी इसको, और स्टाइल में हमने क्या बोल दिया, कलर, कलर डालना भैया ब्लू, यानी कि आज ब्लू हो गया है सब पानी पानी। चलो ठीक है, अब आते हैं हम यहां, हम देख रहे हैं H1 हेडिंग फर्स्ट के अंदर हमने स्टाइल दी, हमने इस लाइन के अंदर स्टाइल क्या दी, कलर ब्लू। उसके बाद में हमने कर दिया स्टार्ट टैग बंद। अब आप देख रहे होंगे आपका HTML एलिमेंट जो स्टार्ट हुआ था, अब यहां हम देख रहे हैं एलिमेंट के बाद में एट्रीब्यूट जो है, यहां हमारा CSS डिफाइन हो रहा है। अब आपको एलिमेंट और एट्रीब्यूट के बीच भी डिफरेंस पता होना चाहिए। एलिमेंट जो भी स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हो गया एलिमेंट, जो हमारा HTML एलिमेंट है, यानी हमारा टैग। अब उसके बारे में हमको जो डिफाइन कर रहा है, जो डिस्क्राइब कर रहा है, वो हो गया उसका एट्रीब्यूट। यहां एट्रीब्यूट ये हो गया कि जो हमको बताना चाह रहा है, स्टाइल कलर ब्लू। अब यहां आप देख रहे हैं कलर हो गया ब्लू, अब जो भी इसके बीच में आएगा वो हो जाएगा भैया ब्लू, यानी कि ये इधर से और इधर से बीच में जब आप कुछ लेकर के आएंगे वो हो गया ब्लू। तो हमने यहां ले लिया स्टार्ट टैग के बाद में बीच में कंटेंट को ब्लू हेडिंग, और उसके बाद में कर दिया हमने टैग को बंद। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहां पे कि स्टाइल हो गया आपका कलर ब्लू। अब ये लाइन के अंदर आ गया, यानी इनसाइड द लाइन। अब हम ऑप्शन देखते हैं यहां पे, ए ऑप्शन है हमारा एक्सटर्नल, दूसरा ऑप्शन है हमारा इनलाइन, तीसरा हमारा आउटलाइन, और एक हमारा इंटरनल। अब हम देखेंगे कि जब इंटरनल की बात आ रही है तो इंटरनल कभी भी CSS ऐसे डिफाइन नहीं हो सकता। अब दूसरी बात आउटलाइन, तो CSS पहली बात तो आउटलाइन डिफाइन बार हम कर ही नहीं रहे यहाँ पे। अब तीसरा आ रहा है इनलाइन और चौथा एक्सटर्नल। तो हम देख रहे हैं कि लाइन के अंदर ही हमारा CSS डिफाइन हुआ है, इनसाइड द लाइन, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, इनलाइन। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो दोस्तों तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए और आपकी क्वेरी जो भी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, विच टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड लाइन ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट। ये बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मतलब एक नॉलेज एनहेंस करेगा आपकी। यहां आपने क्या देख रहे हैं, आपके पास 4 टैग है, P यानी कि पैराग्राफ, जो भी टैग पैराग्राफ के लिए यूज हो रहा है वो हो गया P। अब उसके आगे आ गए हम BR। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, तो सिंपल ये भी हमारा आंसर हो जाएगा इसी में, ब्रेक, यानी कि कोई भी लाइन ब्रेक करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको इसकी बात बताता हूं। एक हो गया हमारा C लाइन, लेकिन ये गलत है, यहां लाइन के लिए यूज होता है हमेशा HR, ना कि लाइन यूज होगा। लाइन के लिए यूज होता है हमारा एलिमेंट HR। और ये हो गया EM हो गया हमारा एम्पथाइज। अब रिजल्ट की बात करूं तो EM का और I का बिल्कुल सिमिलर सा होता है विजुअल में, लेकिन ये कहां यूज होता है, किसी एक सिंगल वर्ड के लिए जो एक पैराग्राफ में आपको डिफाइन करा है, कुछ अलग बताना है। और इटैलिक क्या होता है, पूरी लाइन के लिए, या जहां भी उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं ब्रेक, बात चल रही थी ब्रेक की, जो लाइन ब्रेक कर रहा है। आपको पता होगा
कि हर एलिमेंट जो भी हम ओपन कर रहे हैं टैग, उसको हमको क्लोज भी करना होगा HTML के अंदर। अगर कुछ ओपन हुआ है टैग तो हमको उसको बंद करना पड़ता है ताकि वो उसको पढ़े कि हाँ भाई बीच में क्या है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, इनको हमको बंद नहीं करना है, ये अपने आप ही बंद हो जाता है, ये चलते चलते बंद हो जाता है। यानी कि पुरानी एम्बेसडर गाड़ी जैसा है, चलेगा और खुद ही बंद हो जाएगा, फिर तो टेंशन ही नहीं अपने को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां हमको मिल रहा है अगला क्वेश्चन, द एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज इज। के एट्रीब्यूट ऑफ इमेज, एट्रीब्यूट इमेज के साथ क्या यूज होगा, एक तो एलिमेंट एक एट्रीब्यूट। मैंने अभी आपको बताया था कि एलिमेंट जो स्टार्ट हो रहा है, एट्रीब्यूट जो उसको डिफाइन करेगा। तो टैग्स यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन एंड ऑफ एन इमेज इज, यहां क्या आ गया, इमेज वो तो खुद है ही ये, तो वो कैसे डिफाइन करेगा खुद को, ये आ गया सोर्स SRC। अब तीसरा ऑप्शन आ गया ऑल्ट और चौथा आ गया नेम। तो लेकिन यहां आ गया ऑल्ट, ये एकदम कुछ मिलता नहीं है, नेम के उसका नाम, तो नाम भी नहीं होगा। यहां एट्रीब्यूट क्या डिफाइन होगा, सोर्स, कि वो उसका सोर्स कहां से है, ये है इसका करेक्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बाद में हम, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहां से अब क्या है हमारे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आर असर्शन रीजन टाइप्स। ये आ गया हमारे सेक्शन बी, असर्शन रीजन वाले। अब यहां हम क्या देख रहे हैं, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 2 स्टेटमेंट्स नेमली असर्शन एंड रीजन, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसिडरिंग द असर्शन रीजन। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं क्वेश्चन में 11th में असर्शन रीजन में 11th क्वेश्चन, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल इसका फुल फॉर्म ही है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारी डॉक्टरी राइटिंग आ चुकी है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, रीजन क्या हो गया, HTML इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड टैग्स। तो बिल्कुल सही बात है, HTML कोड में हम क्या यूज करते हैं, प्री डिफाइंड टैग्स, जो कि एलिमेंट हम बता रहे हैं, कोई भी एलिमेंट हो गए जैसे LI, UL और BR, H1 बॉडी, कुछ भी जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी प्री डिफाइंड टैग्स, इनको यूज करके ही हम मार्कअप लैंग्वेज को यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है ये, बोथ assertion A and reason R true and reason R is a explanation of assertion A। दूसरा ऑप्शन, both assertion A and reason R are true but reason R is not correct explanation of assertion। ठीक है, तीसरा, assertion A is true and reason R is false, assertion A is false and reason R is true। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट, कि assertion A एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही बात है, गलत कुछ है नहीं। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, आर बिल्कुल डिफाइन कर रहा है ए को, कि ये HTML के अंदर हम प्री डिफाइंड टेक्स्ट यूज लेते हैं HTML मार्कअप लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, हम चलते हैं आगे। 12th क्वेश्चन, यहां हमारा क्या है, इन HTML टेक्स्ट, असर्शन क्या बता रहा है हमको, HTMल टेक्स्ट रिटन इन लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स आर ट्रीटेड आर एज द सेम। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ भी आप लिखिए वो अपर लेटर में हो, अपर केस सॉरी, या लोअर केस, बिल्कुल सेम ही वो ट्रीट होते हैं, उनमें भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भेदभाव, बहुत ही प्यार से काम होता है, यहाँ पे कोई भेदभाव वाला सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं, HTML इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब आपको पता होना चाहिए कि केस सेंसिटिव होता क्या है, उसके बाद में आप बता पाएंगे ये ऊपर वाला या नीचे वाला क्या असर्शन था और क्या रीजन। अब मैं आपको समझाता हूं कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती क्या है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज ये क्या होता है, आपके जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स मेनली किस फॉर्मेट में है उसको डिफाइन कैसे बता रखा उन्होंने। जैसे कि आपको बताऊं, अगर मैं बात करूं
कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती कौन सी है वेब डेवलपमेंट में, तो होगी जावास्क्रिप्ट। अब यहां क्या है, सिर्फ यहां पे वहां देखा जाता है अपर केस या लोअर केस, इसके अंदर क्या यूज हो रखा है उसके हिसाब से ही उसका वहां डिफाइन होता है चीज कि वो किस लिए यूज हो रहा है। अगर मैं वहां ये लिख दूं वाइल, तो ये लूप गलत हो गया। हम वाइल, डू वाइल और कई लूप्स हैं जो हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट में, लेकिन यहां पे ये गलत हो गया। हम हमेशा जब भी उसको डिफाइन करेंगे तो छोटा एस से करके ये डिफाइन होगा। तो ये हो गया हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहां की अपर केस और लोअर केस लिखने में थोड़ा सा हमको डिफरेंस देखना पड़ता है कि वो सही है या गलत, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तुरंत ही। तो हमको देखना होता है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आप समझ गए होंगे कि अगर बड़ा लिख दिया तो उसका मतलब अलग, छोटा लिख दिया तो अलग। जैसे कि बड़ी बहू तो मतलब बड़ी बहू, छोटी बहू मतलब छोटी बहू। और छोटी बहू का यानी कि रसोड़े में कौन था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अब हम देखेंगे कि यहां तो गलत बात हो गई है कि एचटीएमएल तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज ही नहीं है, यहां तो सबको बराबर ट्रीट करता है। तो आर तो वैसे भी गलत है, तो एक्सप्लेनेशन वैसे भी गलत हो गया। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, आगे हम देखते हैं असर्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन असर्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, बताओ जरा एक बार। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया कि जो सिंटेक्स लिखा गया वहां साइज का बहुत अंतर आ जाता है। अगर बड़ा लिखा तो उसका मतलब कुछ हो रहा है, छोटा लिखा तो उसका मतलब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि असर्शन ए तो करेक्ट है लेकिन रीजन आर है वो गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज ई लर्निंग? आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर पढ़ने में कुछ चल रहा है तो ई लर्निंग पे, क्योंकि जब से पेंडेमिक आया है लोगों को पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ज्यादा बेहतर है एक ऑफलाइन लर्निंग से। कई मायनों में, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, बस नेट का कनेक्शन चाहिए भैया, कभी भी पढ़ सकते हो। मन में आए तब रात को पढ़ो, मन में आए तब दिन में पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आए तो वापस पढ़ो। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि अगले दिन पूछूंगा या अगले दिन पूछूंगा या शर्माएगी क्लास में, और ऐसी चीजों के लिए होता है ई लर्निंग। लेकिन बच्चों को फिर भी घबराना नहीं चाहिए और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आकर के पढ़ना भी चाहिए। आपको हमारे इजीली लर्न विद स्माइल चैनल पर आपको मिलेंगी IIT JEE के लिए क्लासेस, कॉमर्स के 11th-12th के लिए BST, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के क्लासेस, और SSC बैंकिंग में CGL की क्लासेस। तो आइए हमारे YouTube चैनल पर और पढ़ सकते हैं आप सब कुछ जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ई लर्निंग होता क्या है? ई लर्निंग रेफर्स टू ए लर्निंग सिस्टम दैट वी कैन ऑब्टेन थ्रू द इंटरनेट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कुछ भी पढ़ सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो बस उसमें एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए अच्छा, और उससे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वेबसाइट है swern.government.in, जो भी है ये ऐसे कोई भी एक लर्निंग वेबसाइट हो सकती है, जैसे कि easily.in, easily.com। तो वैसे ही एक ई लर्निंग वेबसाइट जिस पर आप जाकर के कभी भी पढ़ सकते हैं। कभी भी आपको रात के बैठ कर पढ़ना है पढ़ो, वो क्लाउड सिस्टम से कनेक्ट है, आपको मन कर रहा है तब डेटाबेस में जाओ पढ़ो और खत्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई लर्निंग सिस्टम। नेम वन इंडियन ई लर्निंग सिस्टम, ये जैसे कि आई गए यहाँ पे, ये साइट आ गई, और एनी कोई भी अदर वेबसाइट्स। ठीक है, अब यहां हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चन थोड़े से अलग। अब आ गए हमारे पास और में ऑप्शंस क्वेश्चन। राइट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग, जिसके हम सब शौकीन और दीवाने हैं कि ऑफर आएगा और ये सामान लेना है, धमाधम सामान लेना है। लेकिन क्या कई बार क्या होता है बच्चों, गड़बड़ बहुत होती है। सामान लेते हैं iPhone 11 या iPhone 14 चल रहा है अभी तो शायद, पता नहीं है बच्चों मुझे। iPhone 14 लेते हैं और डब्बे में पैक होकर आता है हनुमान चालीसा। तो जब भी सामान ले सावधानी से ले, सतर्कता से ले। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि डिसएडवांटेजेस। लैक ऑफ इंटरेक्शन, आपको ये नहीं पता है जो आपने सामान लिया है वो कैसा है क्या नहीं, आपके हाथ में जब तक वो नहीं आएगा, डिलीवर नहीं हो जाता, आपको उसको सामान की क्वालिटी का नहीं पता है कुछ भी, ना उसका ये पता है वो है क्या कैसा है, बस दिखने में पता है
चेक हम करेंगे हाथ लगा करके। अब दूसरा है डिले इन डिलीवरी। पता चले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने ऑर्डर कर दिया लेकिन वो आपको मिलेगा ही नहीं। वो तो कब मिलेगा? जब वो डिलीवर हो जाएगा। और वो डिलीवर कब होगा? जब वहाँ से वो डिलीवर करेंगे, और उसके बाद भी रोज़ झमेले रहते हैं, आ गया नहीं आया, रह गया बीच में सर। तो बहुत दुख होता है जब बार बार फ़ोन ऑर्डर करते हैं ना नया नया, और कई दिन तक नहीं आता, तो बहुत दुख होता है बच्चों। काफ़ी दुख हुआ था मुझे भी, 4 दिन फ़ोन लेट हो गया था। अब दूसरा क्वेश्चन, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ई ग्रुप्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स, जो कि आजकल आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। अब आप यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड है। ई ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करेंगे इजीली का, तो आप नॉलेज गेन करेंगे, और कुछ आप करेंगे तो बदमाशी आप गेन कर ही रहे हो, बाकी तो आपने कुछ छोड़ा भी नहीं है। अभी देखते हैं एडवांटेजेस। इट हेल्प्स इन ई लर्निंग मोर, इट इंक्रीजेज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। आपको कुछ भी पढ़ना हो, कुछ पूछना हो, कई बार क्या है पूछने में हिचक हो जाती है, लेकिन यहाँ टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं अगले से, उसमें आपको हिचक नहीं होती। और पढ़ना भी है तो आपको सारा कंटेंट तुरंत वहाँ मिल जाता है। जैसे कि ये क्लास हो गई तो आपको तुरंत यहाँ मिल गई आपके पास। आपको कभी भी देखना है तो ग्रुप में जाइए, वहाँ से आप देखिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया लेसन के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में, इंक्रीज कर देगा आपकी नॉलेज को। सेकंड आता है कि इट हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर आइडियाज अबाउट ए टॉपिक। जैसे कि आइडिया एक टॉपिक के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आइडिया आप सोच रहे हो। अगर पढ़ाई से रिलेटेड सोच रहे हो कि बहुत ही अच्छा करना है हम सबको मिलकर, तो वो भी, या फिर 10th के एग्जाम का लास्ट डे हो आपका, फेयरवेल का, उस दिन क्या उधापटक मचानी है वो भी। अब वो आप पर है, वो क्या क्या सोच रहे हो आप। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज ए हाइपर टेक्स्ट लिंक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक हाइपर टेक्स्ट लिंक होता क्या है। तो ये हो गया हमारा आंसर कि हाइपर लिंक अलाउज अस टू लिंक HTML एलिमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और ए न्यू सेक्शन विद द करंट डॉक्यूमेंट। यानी कि कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, अगर आपको उसको लिंक करना है किसके साथ, किसी दूसरे पेज के साथ, कि यहां तक का इसने हमारे पास इंफॉर्मेशन था वो मिल चुका है, अब इसके आगे का इंफॉर्मेशन जो भी होगा कहां से मिलेगा बच्चों, यहां से लिंक करे हुए से कोड से हमारे पास। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं हाइपर टेक्स्ट लिंक के लिए, ए, ये होता है हमारा हाइपर लिंक के लिए यूज, यानी कि यहां हम डिफाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है। और ए क्या होता है, एक्टिव, अब वो आगे आपको पढ़ेंगे आप। ये हो गया हमारे पास HREF, यानी कि हाइपर टेक्स्ट लिंक का रेफरेंस, कि वो कौन सा है लिंक, उसका एड्रेस, और हाइपर लिंक का टेक्स्ट जो भी होगा टेक्स्ट हमारा, और लास्ट में ए, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट, यहां से ए से इसका एलिमेंट होता है ए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया आपका, गिव द नेम एंड सिंटैक्स फॉर द HTML टैग विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए हाइपर टेक्स्ट लिंक। तो सिंपल सी बात है, एंकर टैग यूज होगा हमारा, ये देखो ये बता दिया इसने, एंकर टैग यूज होगा इसको डिफाइन करने के लिए, और सिंटैक्स हमारा ये हो गया ऐसे। आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूं मैं, यहां पर आप देख रहे हैं ए, यहां पर आपको डिफाइन कर दिया ए से इसने, और फिर ये आ गया हमारा HREF, इसका रेफरेंस। अब ये भी इनलाइन देख रहे हैं आप, इनलाइन ही डिफाइन हो रहा है, उसका लिंक का एड्रेस, उसके बाद में जो भी उसका हाइपरलिंक का टेक्स्ट है, जो भी आपका वो अलग डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है, और उसके बाद में इस टैग को कर देंगे हम क्लोज। ये हो गया हमारा इसका सिंटैक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहां भैया क्या है डिफरेंस, इसमें आप चलो एक आपको मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा बता दूं। प्रोप्राइटरी क्या हो गया, पत्नी, और ओपन सोर्स क्या हो गया, गर्लफ्रेंड। ये हो गया आपका कि आपके पास उसका अधिकार है पूरा कि हाँ भाई ये तो मेरा ही है, 7 फेरे लेकर के घर लेकर के आए, हमारी हो गई है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है यहाँ पे, कि ये कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी भाई चांस मार सकता है इस पे, तो वो ओपन सोर्स है जब तक उसका प्रोप्राइटरी ना हो जाए। तो सिंपल सी बात है, द सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी हु पब्लिशड इट इज नोन एज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। किसी भी कंपनी ने कुछ डेवलप किया, कोई भी वेब डेवलपमेंट यूज लेकर के, ऐप डेवलपमेंट यूज करके कोई वेबसाइट या कोई ऐप डेवलप किया जो कि उसका खुद का यूज के,
और वो या तो उसको प्रोवाइड करा रही है एज ए सर्विस या वो खुद यूज कर रही है, तो वो खुद का उनका प्रोप्राइटरी है कि वो कोई चेंज नहीं कर सकता उसको जाके। जब कभी आप जाएंगे इंस्पेक्ट करेंगे किसी आप सोर्स कोड पे नेट पे चलते हुए, कई में आप क्या है चेंज कर सकते हैं लेकिन कई में नहीं कर सकते। जैसे कि यूज करते हैं हम ज्यादातर गिट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए, तो वहां पर जाकर आप गिटहब पर आपको खूब रिपोजिटरीज मिल जाएंगी, खूब डायरेक्टरीज मिल जाएंगी जो आप ओपन रहती हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। लेकिन आप इनको नहीं कर सकते जिनका खुद का प्रोप्राइटरी है कि हम ये तो हमारा है। अब यहाँ आ गया इसका एग्जांपल एडोब फ्लैश और एमएस ऑफिस, कि एडोब ऑफिस और उसका एमएस ऑफिस, ठीक है। अब दूसरा आ गया द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू एक्सेस और चेंज द कोड इज नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू एक्सेस और चेंज द कोड, मतलब उस चेंज कोड को भी चेंज कर सकता है और उसका आप देख रहे हैं कि अवेलेबल है वो सबके लिए, फॉर एवरीवन, ठीक है। डिफाइन ई कॉमर्स, नेम एनी टू इश्यूज रिलेटेड इन प्राइवेसी ऑफ इन ई कॉमर्स, यानी कि पहली बात तो ई कॉमर्स होता क्या है और हमारे दो इश्यूज क्या आते हैं प्राइवेसी को लेकर के ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स, यानी कि कुछ बेचना या खरीदना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो कोई सामान भी हो सकता है, वो कोई सर्विस भी हो सकती है, तो वो हो गया एक ई कॉमर्स। समझ रहे हो आप, यानी कुछ सामान वगैरह मंगवाना हो वो तो मंगवा ही सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी सर्विसेज होती हैं वो भी आप ई कॉमर्स पर ले सकते हैं या अपनी बेच सकते हैं। अब दो इश्यूज क्या है रिलेटेड टू प्राइवेसी, एक तो हमारा इश्यू हो गया सबसे बड़ा फिशिंग और दूसरा हो गया स्पैम। अब फिशिंग क्या होती है कि फिशिंग में जब भी हम सामान मंगवाते हैं या कुछ करते हैं किसी अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स पे चले जाते हैं जो कि भाई नहीं है सही, वहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाता है, कई बार हमारी डिटेल्स ले लेते हैं, कोई मैसेज ले लेते हैं, वहाँ से फिशिंग हो जाती है, पैसे कट जाते हैं आपके ट्रांजैक्शन और आपके पास सामान भी नहीं आता है। स्पैम भी सेम ऐसा ही है। स्पैम में क्या हो गया हमारे पास कि आपके पास एक मैसेज या मेल आ जाएगा, उसके अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हो गया स्पैम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया CSS, CSS मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर द वेब डेवलपर्स दीज डेज, राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ CSS। पहली बात क्या करना है आपको, पॉइंट में लिखना है, ताकि पॉइंट में लिखने से क्या है नंबर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो CSS इंपॉर्टेंट क्यों है और मोस्ट पॉपुलर चॉइस क्यों है। CSS पहला तो क्या होता है, हम उस पेज के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं कुछ भी, और उस पेज से बाहर जाकर के सिर्फ स्टाइल हम डिफाइन कर देंगे और उसको हम लिंक कर देंगे, यानी कि hrefs से हम जैसे डिफाइन कर रहे थे एक दूसरे हाइपरलिंक से उसको कनेक्ट कर देंगे वेब पेज से उस पेज को, और वो वहां स्टाइल शो कर देगा अपनी जो भी होगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम उस पेज को छेड़ भी नहीं रहे हैं और उसके अंदर हमने काम भी कर दिया, ठीक है। तो यानी मेन कोड पर कोई असर नहीं पड़ा और साइड कोड से हमारा काम हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है ना, कि जाना नहीं पड़ा कहीं भी और सामान हमारे पास आ भी गया, ठीक है। अब 4 एडवांटेजेस, इट हेल्प्स टू मेक कंसिस्टेंट एंड स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन वेब पेजेस, कि हम एक कंसिस्टेंट और स्पॉन्टेनियस चेंजेस कर देता है ये कोई भी एक वेब पेज के अंदर, ठीक है। दूसरा, इट इंप्रूव्स द लोडिंग स्पीड। अब लोडिंग स्पीड कैसे बढ़ गई कि हमने उस पेज को तो छेड़ा ही नहीं है, तो उस पेज पे लोड बिल्कुल नहीं है, वो बहुत छोटा सा पेज है और उसके अंदर हमको जोड़ भी नहीं रहे, स्टाइल दूसरे पेज में पड़ी है, और जब बंदा खोलेगा उस पेज को, खोलेगा अलग पेज को और देखेगी डिजाइन किसी दूसरे की, तो उस पर लोड कम होगा तो स्पीड एनहेंस हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तीसरा, CSS हैज द एबिलिटी टू रीपोजिशन द एलिमेंट ऑफ वेब पेजेस, के रीपोजिशन कर सकता है उसके एलिमेंट्स को, वेब पेज के एलिमेंट को किसी दूसरे पेज पर काम करके हम इस पेज का एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि काम कर रहे हैं हम किसी दूसरी जगह और काम हो रहा है किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। आगे हम आते हैं, इट हैज द बेटर डिवाइस कंपेटिबिलिटी, यानी कि डिवाइस के साथ कंपेटेबल काफी है ये। जब हम देखते हैं डिजाइन तो उस डिजाइन में क्या होता है कि देखने से हमको पता चलता है कि हाँ भाई काफी सुंदर है यार ये तो, और जब हम किसी भी मतलब आप कंपेटेबल को ये देखिए किसी आप व्यू में ले रहे हैं, आप उसको एज ए डेस्कटॉप व्यू लीजिए, आप उसको मोबाइल व्यू लीजिए, कैसे भी लीजिए, उससे आपका हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद एनी वैलिड एडवांटेजेस जो भी आगे के हैं वो भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लिंक एंड वी लिंक। ठीक है, यानी कि एक्टिव लिंक और वी लिंक, यानी कि सॉरी विजिट लिंक, यानी कि विजिटर लिंक यो और ये एक्टिव लिंक। ठीक है, एक्टिव लिंक क्या होता है, कई बार आप वेब पेजेस पे जाते हैं तो आप जैसे उसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, कभी देखा है वो थोड़ा ब्लू ब्लू हो जाता है, देखा है ना, तो वो क्यों होता है कि वो एक्टिव लिंक है, यानी कि वो डेड नहीं है। वहां पे अगर आप लेकर के जाएंगे कर्सर को या मोबाइल का आप छुएंगे उसको तो वो दिखाएगा कि हाँ भी वो एक्टिव है, उस पर क्लिक करते ही वो आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा, वहां वो लिंक है, वो एक्टिव है कि आपको ले जाने के लिए दूसरे पेज पे। और एक होता है विजिटर लिंक, कि आपको पता चलता है, कई बार आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज सर्च करते हैं और उसके बाद जब वापस उस चीज से बैक में आएंगे तो वहां क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा उसका, वहां होता है कि आपने इसको विजिट कर चुके हैं, इस पेज को पहले आप जा चुके हैं इस पेज पे, तो अपने को पता चल जाएगा। तो सिंपल सा क्या हो गया, द ए लिंक यानी कि एक्टिव लिंक, कलर अपीयर्स व्हाइल द माउस इज क्लिकिंग द लिंक, के उसका कलर अपीयर होगा अलग से, वैसे नहीं आएगा, जब उस पर आप क्लिक करेंगे या स्क्रॉल करेंगे तभी वो लिंक पे कलर आएगा। विजिटेड लिंक, क्या हाँ भी उस पेज पे आप विजिट कर चुके हैं, तो वो हो गया वी लिंक। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, राइट एन एचटीएमएल स्टेटमेंट टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ दीज टू एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या है, एट्रीब्यूट है, एलिमेंट नहीं है, ये एट्रीब्यूट है, ये डिफाइन कर रहे हैं अंदर, डिस्क्राइब कर रहे हैं वहां पे अंदर ही अंदर खुद एलिमेंट को। तो अब देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, ये बॉडी के अंदर डिफाइन कर दिया इसने कि बॉडी के अंदर कोई भी उसके लिंक को कलर नेम, ये जो भी कलर जो नेम हैगा उसका लिंक का आ गया, क्या इस लिंक का कलर होगा ये, और जब वी लिंक होगा उसका कलर का नेम होगा ये। ठीक है, यानी बॉडी का जो लिंक है वो तो है ही हमारे पास, उसका कलर है हमारे पास, और विजिटर लिंक के जब विजिट करके वापस आ जाए तब उसका लिंक का कलर होगा ये, और वरना ए लिंक का कलर होगा ये। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बॉडी लिंक कलर नेम और वी लिंक कलर नेम हो गया ये, ए लिंक कलर हो गया ये, तो ये हो गया हमारा ए लिंक और वी लिंक। ठीक है, अब 5 मार्क्स फॉर ईच डेफिनेशन एंड 1 मार्क्स फॉर करेक्ट सिंटेक्स। यहाँ पे क्या बता रहा है कि 5 मार्क्स है ईच डेफिनेशन के लिए और 1 मार्क्स है हमारा करेक्ट सिंटेक्स के लिए, जो ये अभी तक हमारा चल रहा था ए सेक्शन और बी सेक्शन, इसके लिए बता रहा है ये सेक्शंस के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड डीडी टैग्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि डीडी और डीटी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो डीडी टैग क्या होता है, मेनली आप डीडी टैग जहां भी आए वहां समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ लिस्ट की बात हो रही है। और ये क्या होता है डीडी, ये देखिए ये क्या करता है, एक टर्म को डिस्क्राइब कर रहा है। कोई भी आप डिफाइन कर रखा है आपने कुछ, उसके अंदर एक सिंपल टर्म, लिस्ट के अंदर कोई सिंपल टर्म है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या यूज ले लेते हैं, डीडी टैग। यानी कि जहां भी लिस्ट है उसके अंदर किसी टर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं वहां आएगा डीडी टैग। आगे हम बात करते हैं डीटी टैग की। अब वो क्या कर रहा है, एक टर्म को डिस्क्राइब कर रहा है किसी लिस्ट में, और डीटी क्या करता है, किसी लिस्ट को ही डिस्क्राइब करता है। सीधी सी बात है कि क्या कर रहा है, टर्म को कर रहा है, और ये क्या करता है डीटी, ये करता है एक पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लाइन जैसे है, ब्रेक, लिंक्स, इसके अंदर मतलब ये सब कुछ इंक्लूड कर लेता है। लेकिन ये क्या करता है डीडी जो है इन कंजक्शन विद डिफाइंस ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, सॉरी मैं आपको बता रहा था। तो डीटी क्या कर रहा है, यहाँ पे लिस्ट को डिफाइन कर रहा है और वो उसके अंदर के टर्म को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या क्या होल्ड करते हैं इनसाइड ए डीडी टैग, यानी कि डीडी के अंदर क्या क्या आएगा, पैराग्राफ ले लीजिए, लाइन ले लीजिए, ब्रेक्स ले लीजिए, इमेजेस, लिंक, लिस्ट एक्सेट्रा। यानी कि आप कोई लिस्ट, कोई इमेजेस, कोई आप पैराग्राफ्स डिफाइन कर रहे हैं वो आप इनके अंदर डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कोई भी एक टर्म को, और डीटी क्या करता है उस लिस्ट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सबमिट एंड रीसेट बटन इन एचटीएमएल फॉर्म्स। आपने कई एचटीएमएल फॉर्म्स भी देखे होंगे। अब एचटीएमएल फॉर्म्स क्या होते हैं, सिंपल, आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं एक फॉर्म में, जो आपकी मेनली इंफॉर्मेशन सबमिट होती है किसी भी रिगार्डिंग आप कुछ भी कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन हो आपकी या फिर कुछ और हो, तो वैसे ही हमारा ये आ गया सबमिट एंड रीसेट बटन। अब क्या करता है सबमिट बटन, सबमिट बटन अलाउ द यूजर टू सेंड द फॉर्म डेटा ऑनवर्ड्स फॉर
प्रोसेसिंग, यानी कि कोई भी डेटा जो आपने फिल किया है उसको प्रोसेस कर देगा आगे कि ये इंफॉर्मेशन है, ये प्लीज आप ले लीजिए, सबमिट कर दिया उसने। और यहां वर्ड से डिफाइन हो रहा है रीसेट, यानी कि रीसेट करना, उसको फिर से उसको फिल करना। तो रीसेट बटन क्या करता है, अलाउ करता है यूजर को टू क्लियर द फॉर्म्स ऑफ फील्ड ऑफ ऑल एंटर्ड इंफॉर्मेशन। कुछ भी आपने एंटर कर दिया किसी फॉर्म के अंदर, अचानक से आपको याद आया, नेम भर दिया आपने, नंबर भर दिया आपने, और साथ ही आपने मेल आईडी भर दिया, साथ ही आपने अपना एड्रेस भर दिया, उसके बाद याद आ गया नहीं यार एड्रेस तो गलत आ गया, या फिर ये भी गलत आ गया नंबर भी, तो आप एक क्या करेंगे, तो रीसेट के बटन से क्या करते हैं, आप उसको रीसेट कर देते हैं बिल्कुल साफ, जिससे कि आप उसको फिर से कर सके फिल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबमिट और रीसेट बटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इज ए मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड नाउएडेज। अब प्लेगरिज्म पहली बात तो होता क्या है, और नाउएडेज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे बनी हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेगरिज्म, कि इसका आप समझ क्या रहे हैं प्लेगरिज्म से। तो प्लेगरिज्म होता क्या है, प्लेगरिज्म है भैया एक जमीन जिसका प्रोप्राइटरशिप है अगले के पास, और वो कब्जा कर रहा है कोई दूसरा ही। यानी कि सिंपल सी बात है, गर्लफ्रेंड पे खर्चा किया आपने, घुमाया आपने, मूवी दिखाई आपने, और घुमाने उसको लास्ट में ले गया कोई और ही, तो वो हो गया प्लेग। यानी खर्चा आपका, टाइम आपका, और यूज कर रहा है उसको कोई और ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अब उसका क्या आ गया, राइट एनी 2 स्टेप्स टू अवॉइड प्लेगरिज्म, कि कौन से ऐसे स्टेप्स हम यूज ले जिससे हम अवॉइड कर सके प्लेगरिज्म को। तो प्लेगरिज्म क्या होता है, व्हेन यू यूज अनदर पर्सन वर्ड आइडियाज एंड ट्राई टू पास देम एज ऑफ योर ओन, यानी कि किसी दूसरे का आइडिया, किसी दूसरे का कोड, किसी दूसरे का मतलब पूरा आपने लेकर के वेब पेजेस यूज ले लिया अपने खुद के मतलब वेबसाइट में, और उसको आप खुद का बता रहे हो, तो वहां आ गया प्लेग। तो यहां आ गया प्लेगरिज्म का मतलब। अब दो स्टेप्स जो कि प्लेगरिज्म को हटाने के लिए यूज लिए जाते हैं या अवॉइड करने के लिए लिए जाते हैं, कि खुद का कोड, खुद के पैराफ्रेजेस जो यूज लें आप, जैसे कि खुद का बनाया हुआ चीज हम यूज लें, ना कि किसी दूसरे की, और हमारा ओन हो, वो खुद का हो, किसी दूसरे का नहीं हो। ठीक है, तो ऑलवेज साइट सोर्सेस, यानी कि दूसरे सोर्सेस से वो बिल्कुल सिमिलर मैच नहीं होना चाहिए, वो खुद का होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, तभी वो आपका होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया, कंसीडर द URL https://www.shiksha.com एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यानी कि इस URL से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट डज .com सजेस्ट्स, कि .com होता क्या है, यानी कि डॉट कॉमर्शियल। आपने कई बार देखे होंगे जब आप डोमेन लेते हैं या डोमेन खरीदते हैं, डोमेन यूज कर रहे हैं, वहां आपको कई बार बाद में .in, .biz, .com, तो ऐसे ही ये अलग अलग डिफाइन होते हैं डोमेन, कि किस पर्पस के लिए वो यूज आ रहा है और क्या है उसका मतलब, पीछे कौन सी कंट्री है या कुछ है, वो हम इनसे डिफाइन करते हैं। तो यहां क्या आ रहा है, .com सजेस्ट दैट द URL बिलोंग्स टू ए कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। तो आइडेंटिफाई क्या होता है, प्रोटोकॉल कैसे होता है, ये होता है हमारा HTTPS कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, आगे हम आते हैं, इट के क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S। अभी आपने पढ़ा नहीं है कि S क्या है। जैसे S होता क्या है, मेनली ये एक सिक्योर्ड साइट है, ये हमको बताया जाता है इस वेबसाइट के मेन URL के अंदर ही, कि भाई आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको खतरा नहीं है, वरना अगर आपका ट्रांजैक्शन कोई लूज हो रहा है, आपका डेटा ब्रीच हो रहा है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदार नहीं है कोई भी, क्योंकि आपको पहले बता रखा है कि हाँ भी ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, कोई भी आपको अगर दिक्कत होगी तो वो आपकी खुद की होगी। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, H यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि ये सिक्योर है, आप इस पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां क्या बता रखा है, राइट द इक्विवेलेंट इनलाइन सीएसएस फॉर द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग। कि सीएसएस इनलाइन, फिर से क्या बता रहा है कि इनलाइन सीएसएस डिफाइन करना है फॉर द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग। बॉडी बीजी कलर इजकल टू ग्रीन। पहला क्या आ रहा है हमारे पास कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन होगा। तो हमको पता है कि कभी भी सीएसएस के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो उसका स्टाइल हमको बताना होगा। तो हम क्या लेंगे यहां पे आंसर देखिएगा आप, बॉडी, जैसे कि इन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर हमको कलर देना है बैकग्राउंड का ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये आ गया, ये आ गया स्टाइल, यानी कि क्या स्टाइल हम दे रहे हैं। अब बीजी यानी कि बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा, ठीक है। तो यहां पे आया बैकग्राउंड कलर, ये हमने ले लिया एलिमेंट बॉडी। बॉडी के अंदर इनलाइन हम क्या पास कर रहे हैं, स्टाइल। एक कास्केडिंग स्टाइल शीट के लिए हम देख रहे थे कि इसके इनलाइन हम पास कर रहे हैं स्टाइल, और उसका क्या पास कर रहे हैं, इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, कि उसका बैकग्राउंड का कलर। एक सेकेंड रुकिएगा, कि इसके अंदर बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा वो क्या होगा, हमारा ग्रीन होगा। हमने डबल कोट ले लिया डेटा को, इंफॉर्मेशन को बाइंड करने के लिए। हम देखेंगे यहाँ पे कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है हमारा, जो इन्होंने बताया था कि हमको देना है, ठीक है। दूसरा AIMG सोर्स me.jpg हाइट 20 विड्थ 20। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, कभी भी जब आपको हाइट और विड्थ, कभी भी वेब पेज के अंदर हाइट विड्थ जब भी आप डिफाइन करेंगे वो पिक्सल्स में ही होगा, सिंपल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहां देख रहे हैं बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे यहां बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। IMG, ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इमेज के लिए हम क्या एट्रीब्यूट यूज करते हैं, सोर्स, SRC, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो SRC ले लिया हमने, इक्वल टू me.jpg, ये उसका आ गया, जो भी नाम हो गया फाइल का, JPG में आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे उसकी हाइट, तो हाइट क्या देंगे हम, स्टाइल, क्योंकि यहां क्या आ रहा है उसका हाइट, वो स्टाइल का आ गया अंदर हमारे पास, CSS का पार्ट हो गया। हाइट विड्थ कलर, या हम उसको डिफाइन कर रहे हैं उसकी स्टाइल में, तो स्टाइल, और उसके आ गई उसके बाद हाइट 20 पिक्सल जो मैंने आपको बताया था अभी, और उसके बाद विड्थ 30 पिक्सल, ये हो गया हमारा यहाँ डिफाइन, ठीक है। तो कभी भी जब हाइट विड्थ हम डिफाइन करेंगे वो हमेशा पिक्सल्स में होगी, और जो भी उसकी डिजाइन होगी, अभी यहां हम क्या करें, स्टाइल दे रहे हैं उसको, तो वो स्टाइल आएगा हमारे पास, देखिएगा आप स्टाइल में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि CSS यूज हो रहा है तो वहां स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं, कई केसेस में नहीं होता है, लेकिन मेनली आप जब दूसरे पेज से लिंक ले रहे हैं तब नहीं होगा, बाकी जब इनलाइन आप दे रहे हैं तो वो होगा ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट एन एक्सटर्नल CSS कोड snippet to all set of all 4 margin of the body tag with 5 pixel each। क्या बता रहा है हमको कि एक्सटर्नल CSS कोड लिखना है, अब की बार हमको क्या करना है, एक्सटर्नल लिखना है और वो उसके साथ जोड़ देना है। तो यहां क्या हो रहा है, एक्सटर्नल टू सेट ऑल 4 मार्जिन ऑफ बॉडी टैग विद 5 पिक्सल ईच। तो बॉडी के अंदर 4 मार्जिन, जो आपकी मार्जिन है इसकी, उसके अंदर क्या करना है हमको, बॉडी टैग में 5 पिक्सल ईच का देना है। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, साथ में ये देखिएगा, बॉडी हमने यहां क्या कर दी, इसकी बॉडी डिफाइन की। पहले तो सबसे पहले क्या इसने कहा, बॉडी टैग, ये हमने ले लिया बॉडी टैग। अब उसने क्या कहा कि ऑल 4 मार्जिन्स, तो मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, मार्जिन राइट 5 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल और मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, चारों के चारों मार्जिन इसने बता दिए 5 पिक्सल। सीधा सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर इसका। 5 पिक्सल इसने कहा था, हमने 5 पिक्सल इसको डिफाइन कर दिया चारों, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर हमारे क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल इजीली साइंस के ऊपर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आया, राइट एन इनलाइन CSS।
अब एक्सटर्नल नहीं है ये, अब क्या इनलाइन CSS पूछ रहा है। टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द फर्स्ट लेवल हेडिंग एज ग्रीन कंटेनिंग द टेक्स्ट माई सी एग्जाम। ये आएगा उसके बीच में कि हाँ भाई ये जो हमारा ये कंटेंट है वो हो गया हमारा यहाँ पे माई सी एग्जाम, और ये हो गया स्टार्ट और ये हो गया हमारा एंड टैग। अब हमको क्या करना है, इसने सीधा हमको क्या कहा, इनलाइन। अभी भी इनलाइन में क्या बताया था, इनलाइन होगा यहाँ पे लाइन के अंदर, किसी के अंदर घुसना है भैया, ठीक है। तो ये आ गया H1 यानी कि हेडिंग में ले रहे हैं हम, हेडिंग ये देखिए फर्स्ट लेवल हेडिंग यानी कि H1 आ गया। स्टाइल आ गई इसकी, क्यों, CSS यूज ले रहे हैं। अब यहां आ गया तो हम स्टाइल, ये देखिएगा आप समझ पा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था किसी दूसरे पेज पर लिख करके हम जब उसको लिंक करते हैं तब स्टाइल यूज नहीं ले रहे, इनलाइन डिफाइन करेंगे तो हम स्टाइल यूज ले लेंगे। तो स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर हो गया इसका ग्रीन, जो भी हेडिंग होगी उसका बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन, और ये आ गया इसका कंटेंट, ये आ गया हमारा कंटेंट। तो ये आ गया कंटेंट और बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन, और बॉडी टैग को सॉरी हेडिंग टैग को हमने कर दिया क्लोज। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये अपना आया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर अमित इज ए न्यू इंटरनेट यूजर, यू बीइंग हिज फ्रेंड सजेस्ट टू हिम सम टिप्स व्हिच ही शुड फॉलो फॉर व्हाइल द यूजिंग इंटरनेट। के मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया हमसे कि जब वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो क्या टिप्स फॉलो करे ताकि वो सेफ रहे। क्योंकि एक नया बंदा अगर इंटरनेट पे जाता है तो उसको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कुछ नई नई चीज़ें आती हैं उसके सामने, कुछ नए प्रॉब्लम आ रहे हैं या कुछ नई नई ऐसी चीज़ें जो उसको पता ही नहीं कि होता क्या है। तो हम इसमें देखेंगे कि उसको हम क्या सजेशन दें। अगर वो सोशल मीडिया वगैरह पे गया है तो उसको अपनी लैंग्वेज वगैरह पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आजकल क्या है सीनियर थोड़ा बदल गया है। अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पे गलत लिख देते हैं तो वो आपके लिए एक ऑफेंडेड मतलब रीज़न बन जाएगा कि हाँ भी केस वगैरह भी हो सकता है उससे। तो आजकल भैया किसी को मुंह से कुछ नहीं बोल सकते हैं और लिख तो बिल्कुल ही नहीं सकते अब, क्यों, वो सबको दिखता है। तो ही शुड फॉलो ए रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज फॉर ऑल, कि सबके लिए वो एक रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करे। सेकंड, ही शुड चूज फ्रेंड्स वाइजली एंड शुड नॉट शेयर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन विद ऑल। ऐसे नहीं कि देखो रोज की रोज खूब इंफॉर्मेशन लीक होती है। आप कोई नया दोस्त बन रहा है आपका, अब बात होती है कि जैसे दोस्त बना, हमने उसको कुछ बताना था और कुछ भी बता दिया और पता चलता है वो इन्फॉर्मेशन आगे लीक हो गई हमारी, या कहीं आगे जाकर के हमारे लिए कुछ ऐसा इश्यू बन गया कि वो हमको नहीं बतानी चाहिए थी लेकिन हम दोस्ती यारी में उसको बता देते हैं। जैसे आजकल कुछ लड़के होते हैं, एंजल प्रिया, एंजल क्यूटी पाई, रिक्वेस्ट तो आ जाती है और जब फ्रेंड बन जाते हैं तो उनको सब कुछ बता देते हैं, अंकल को पता चलता है वही चीज़ फिर इंटरनेट पे घूम रही है, फिर उनको समस्या होती है। तो इसलिए कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। He should neither send spam nor should encourage the same। कोई भी स्पैम वगैरह, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा क्वेश्चन था पीछे फिशिंग और स्पैम जो भी होता है उसके अंदर हमको ये यूज नहीं करना चाहिए। अब हमारा क्या हो गया, ही शुड नाइदर सेंड स्पैम और नोर शुड एनकरेज द सेम, कि किसी दूसरे को भी एनकरेज ना करे। कई बार क्या होता है कुछ खुफिया ऐसे बच्चे होते हैं ना, क्या भाई दुराटे काट देंगे आज तो, क्या भाई तू कर ले यार मैं देख रहा हूँ, या देख लेंगे तू कर दे। तो ऐसा भी नहीं करना, किसी को भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। कल को उसके पुलिस वाले डंडे पड़ेंगे तो सबसे पहले आप ही का नाम लेंगे। और वैसे आपको एक नई चीज़ और बता देता हूँ, अब क्या है डायलॉग थोड़े से अपग्रेड हो गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहीं इनके हत्थे ना चढ़ जाए। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन 24 क्या बता रहा है, Write the HTML code to design the web page as shown below. Considering the specification that follow, you can write the code for any 4 specification out of 5। यानी कि 5 में से किसी 4 स्पेसिफिकेशन पे अपने को वेब पेज डिजाइन करना है, ठीक है। तो पहली स्पेसिफिकेशन क्या है, द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, हेडिंग लिस्ट ऑफ स्टेट्स, हेडिंग में क्या लेना हमको, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड देयर पॉपुलर सिटीज, उसकी पॉपुलर सिटीज शुड बी द सेकेंड लेवल, यानी कि सिटीज है वो सेकेंड होगी और लिस्ट ऑफ स्टेट्स वो पहले होंगे लिस्ट में। लेवल ऑफ हेडिंग एट द सेंटर ऑफ द पेज, ये सेंटर ऑफ द पेज में होंगे हेडिंग। बैकग्राउंड कलर पेज शुड बी येलो होगा बैकग्राउंड। हेडिंग में आएगा लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड देयर पॉपुलर सिटीज, ये सेंटर में आएगा। और क्या बता रहा है, नेशन, सेकंड स्पेसिफिकेशन है, नेशन नाम की कोई इमेज है वो भी प्लेस होगी, ठीक है।
और थर्ड स्पेसिफिकेशन, द पेज शुड कंसिस्ट ए नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, ठीक है। तो यानी कि कोई भी एक लिस्ट होगी, जैसे ये बता रहा है कि स्टेट्स के नाम लेने हैं, उसके अंदर सिटीज के नाम लेने हैं, तो स्टेट्स आ गए मेन लिस्ट में और नेस्टेड लिस्ट में आ गया उसकी शीट्स, ठीक है। आगे क्या आया? द डाटा एज एग्जैक्टली इन गिवन इन द क्वेश्चन, आउटर लिस्ट शुड बी नंबर। आउटर लिस्ट यानी कि जो मेन लिस्ट होगी वो नंबर लिस्ट होनी चाहिए। जैसे लिस्ट में क्या आ गया? ABCD या फिर 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 बता रहा है अपने को, ठीक है। स्पेसिफिकेशन 4 क्या हो गया? इनर लिस्ट शुड बी गिवन एज सिंबल। सिंबल के साथ अंदर की लिस्ट होगी, जैसे कि आप देखेंगे यहां पे एक तो हो गया स्क्वायर, एक हो गया सर्कल, ये इस तरीके के एरो हो गए, तो इस तरीके के हो गए सिंबल्स। तो सिंबल्स बता रहा है कि हमको क्या लेना है? अंदर सिंबल यूज लेने हैं, ठीक है। तो हम स्क्वायर या सर्कल इस टाइप के सिंबल यूज ले लेंगे, ठीक है। और बताइए आगे, आगे क्या बता रहा है? लास्ट में हमको हाइपरलिंक जोड़ना है फीडबैक का, यानी फीडबैक हो गया हमारा हाइपर कंटेंट, उसके साथ में लिंक क्या हो जाएगा हमारा HRF, ये मेल, कि हम जो भी मतलब क्लिक करें तो ये मेल पे आए, ठीक है। तो ये हो गया, चलो आगे देखते हैं इसका कोड। तो ये हो गया हमारा पेज, ठीक है, वेब पेज हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा? येलो, जो कि बता रखा था, तो BG है इसका येलो। तो अभी यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है? हेडिंग आ गई सेंटर में, और ये आ गया हमारा H2 हो गया है, क्योंकि हमको हेडिंग लेनी थी। H1 में H2 में जो भी हो हम हेडिंग ले लेंगे, और वो होगी सेंटर में। H2 हो गया, अलाइन हो रहा है सेंटर में। उसके बाद क्या रखा है? इमेज आ रखी है, और ऐसे ही हमारी लिस्ट। तो अब कोड देखते हैं हम सिंपल शुरू से। HTML टैग स्टार्ट हो गया है, उसके बाद में हेड आ गया, हेड में हमने टाइटल लिया, टाइटल हमने यहाँ दे नहीं रखा है। टाइटल होता क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जब भी कभी आप वेब पेज ओपन कर रहे हैं, जब भी कोई ब्राउजर में आप जाकर के वेब पेज ओपन करते हैं, तो यहाँ आता है उसका टाइटल बार के जो भी हो। जैसे कोई भी आप वेबसाइट खोल रहे हैं, जैसे ये आ गया फ्लिपकार्ट, तो जो भी हमें यहाँ दिखाना होगा, यहाँ एक लोक आता है जो कि SSL होता है, वो आगे हम क्लासेज में जब हमारी चलेंगे तो उसमें बताऊंगा। प्लस ये आ गया उसका टाइटल, ठीक है। तो ये आ गया फ्लिपकार्ट। अगर कुछ अमेजोन होगा तो अमेजोन आ जाएगा, गूगल होगा तो यहाँ गूगल आ जाएगा, ये टाइटल होता है उसका। तो ये हो गया टाइटल। अब देखिएगा आगे क्या बता रहा है? इमेज SRC, यानी कि इमेज है उसका सोर्स और क्या नाम है उसका, प्लस बॉर्डर दे दिया हमने इसका 2, ठीक है। ये हमने पहले भी बताया था मैंने। इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे? उसका सोर्स के साथ, ठीक है। आगे हम आए, सॉरी यहाँ थे हम, कैप्शन, ये आ गया था इसका टाइटल, सॉरी। कैप्शन के बाद आ गया इसका बॉडी कलर, जो कि बैकग्राउंड था। बॉडी के स्टार्ट हमने इनलाइन CSS दिया है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम आए तो सेंटर लाइन हो गया है हमारा, जो भी था ये हेडिंग। उसके बाद आ गए हम आगे इमेज का सोर्स, इमेज SRC। आगे आए हम तो देखा हमने ऑर्डर टाइप, ये ऑर्डर लिस्ट, यानी कि ऑर्डर में आएगा लिस्ट, पहला जो लिस्ट है, और वो लिस्ट किसका होगा? टाइप 1। जैसे यहाँ हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिस्ट हो गया ऑर्डर में आएगा, तो यहाँ 1 या फिर A या सिंपल A या ब्रैकेट में A, तो ऐसे हमको बताना पड़ेगा। फिर वो लिस्ट को अपने आप आगे से आगे बढ़ाता चलेगा, ठीक है। फिर उसके आगे आ गए हम, तो ये आ गया लिस्ट, यानी कि एक मेन लिस्ट थी, ऑर्डर लिस्ट को बता दिया हमने कि ऑर्डर लिस्ट है, ये टाइप इसका ये होगा और लिस्ट ये है। तो लिस्ट का पहला एलिमेंट ये हो गया उत्तर प्रदेश, तो ये आ गया उत्तर प्रदेश। स्टेट में एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा यही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? आ गया अंदर इसके नेस्टेड लिस्ट, यानी कि इसके अंदर जो लिस्ट थी, यानी कि पॉपुलर सिटीज, पहले था स्टेट्स, उसके बाद था सिटीज। तो यहां लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL का मतलब हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। टाइप यहां दे रहे हैं उसका स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर, ये पूरा भरा होगा। ये देखिए आप देख रहे हैं ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे उससे हम चलते हैं तो लिस्ट यहाँ पे बंद हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर से एक लिस्ट आई है स्टेट्स की, और लिस्ट स्टेट्स के अंदर में फिर ये आ गया है पॉपुलर सिटीज, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो फिर लिस्ट आ गया महाराष्ट्र, मेन महाराष्ट्र का आ गया। उसके बाद में हो गया ये फीड ऑर्डर लिस्ट खत्म, जो ऑर्डर लिस्ट चली थी यहाँ आकर के खत्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद में आ गया हमारा हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक को हम स्टार्ट करते हैं A से, हमने बता रखा है। तो उससे पहले हमने लिखा है गिव, तो ये गिव फीडबैक, यानी कि पूरा एक सेंटेंस सा लगता है देखने में कि फीडबैक आप यहाँ से दे सकते हैं। और होगा क्या, यहाँ पे हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। फीडबैक कहाँ देंगे? मेल पे या किसी भी चीज़ पे, तो यहाँ मेल हमने इसके जोड़ दिया, ठीक है। ये इसका हो गया हाइपर कंटेंट, ये हो गया खत्म। अब इसके बाद में हमने बॉडी जो स्टार्ट कर रखी थी उसको एंड करेंगे, यहाँ बंद कर दिया हमने बॉडी टैग को, फिर HTML टैग को बंद कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं।
आप छोटा सा क्वेश्चन होगा उसको ऐसे दिखा दिया जाता है, बस डरना नहीं है, उस क्वेश्चन को समझना है उसमें दिया क्या है। सिंपल से सिंपल अपने आप चीजें आगे सोल्व होती चलेंगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो, कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन दैट यू कैन राइट द कोड फॉर एनी 4 स्पेसिफिकेशन। फिर से वही है, किसी 4 स्पेसिफिकेशन को यूज करके बनाना है। 5 बोल रखे हैं इसमें, कोई भी आप 4 ले सकते हैं। पढ़ते हैं पहला। तो टाइटल ये आ गया अब की बार, पहले में टाइटल नहीं था, यहाँ टाइटल आ गया है। यह टाइटल होगा मोटिवेशनल बुक्स। प्लस दूसरी चीज क्या बोल रखी है, देखिए इसने हेडिंग का लेवल 1 लेना है। वहां हमने खुद से ले ली थी हेडिंग, लेकिन यहाँ क्या बता रखा है इसने, हेडिंग का लेवल लेना है 1, और वो भी मिडल ऑफ द वेब, यानी कि मिडिल में लेना है। सेंटर जिसने खुद ही डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि ये सेंटर में आना चाहिए पेज के। इंडियन मोटिवेशनल बुक्स, ठीक है। आ गया स्पेसिफिकेशन 2 क्या है, द कैप्शन ऑफ टेबल। अब कैप्शन क्या होता है कि उस टेबल का डिस्क्रिप्शन, कि क्या बताना चाह रहा है उस टेबल के अंदर, तो हम लेंगे डिस्क्रिप्शन की जगह कैप्शन। मतलब हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं टेबल में कि किस चीज के लिए वो टेबल है, तो वहां लेते हैं हम कैप्शन, ठीक है। उसके बाद में आता है टेबुलर डेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल में रो 4 बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। ये देखिए आ गया। बॉर्डर साइज क्या होगी उसकी 2, ठीक है। आगे क्या आएगा, द कंटेंट, जो भी एक कंटेंट है, R.K. नारायण इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये बोल्ड होगा, इटैलिक होगा और अंडरलाइन में होगा। 5वीं स्पेसिफिकेशन क्या है, इमेज। यहां हाइपरलिंक हमको जो बनाना है, अब उस हाइपरलिंक में क्या होगा, पहले में हमने देखा था कि हाइपर कंटेंट था, लेकिन अब यहां आएगा क्या, इमेज। अब इमेज में हम क्या करेंगे, जब इमेज लेंगे तो वो भी एक एज ए हाइपरलिंक वर्क करेगा। क्लिक करते ही वो फीडबैक के लिए या कुछ भी हम दे रहे होंगे, या कोई दूसरा वेब पेज का लिंक जिस पे जाना हो, कोई फॉर्म हो वहां पे, तो हम यहाँ दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ दे रहे हैं मेल, ठीक है। चलते हैं इसकी कोड की तरफ। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, देखिए सिंपल कोड है, बस लेंदी आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि डिवाइडेशन होता है, ये लॉन्ग कोड होता है काफी, ठीक है। तो आप पहले सिंपल देखिएगा। HTML स्टार्ट हुआ, हेड स्टार्ट किया हमने, हेड के अंदर हमने दिया टाइटल। टाइटल आपको अभी बताया था, वेब पेज ओपन होता है तो उसका टाइटल आता है ऊपर अलग से, ठीक है। अब यहाँ आएगा आगे, टाइटल एंड हो गया। बॉडी कलर, बॉडी कलर हम दे रहे, खुद से मन से दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन बताया नहीं, ताकि सुंदर लगे वेब पेज, ठीक है। और ये भी इनलाइन है। आप मेरे को बताएगा ये है क्या, ये जो चीज है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये है क्या। इनलाइन CSS, आउटलाइन CSS, ठीक है। फिर ये आ गया सेंटर। सेंटर के अंदर अपने आप मैंने बता दिया कि हाँ सेंटर के अंदर होना चाहिए क्या, H1 हमारी हेडिंग फर्स्ट, जो कि इसने बता रखा था कि मिडिल ऑफ द वेब पेज। उसके बाद हमने सेंटर को किया बंद। फिर हमने किया एक पैराग्राफ, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये पैराग्राफ है, ये आपने पैराग्राफ लिया और ये भी सेंटर में अलाइनमेंट होगा इसका, ठीक है। हमने ले लिया इसको, पैराग्राफ हमने क्लोज किया। अब इसने बताया था टेबल बॉर्डर, क्वेश्चन के अंदर था हमारे पास कि टेबल का बॉर्डर साइज होना चाहिए 2, तो हमने टेबल बॉर्डर स्टार्ट किया, यानी कि टेबल स्टार्ट की सबसे पहले। यहां हम देखेंगे, मैं साथ साथ में इस वेब पेज का क्या करता हूं, आपको एक ओवरव्यू इधर बनाता रहता हूं। अब देखिएगा, अब यहां देखिएगा, सबसे पहले हमने ले लिया टाइटल, तो यहां टाइटल आ चुका है हमारा। राइटिंग बेटा बहुत ही ज्यादा मैंने बताया था आपको। अब यहां आ गया क्या, आगे BG, बॉडी कलर, ये BG कलर हो गया इसका पूरा, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये आ गया फिर क्या हमारा, सेंटर में आ गया हेडिंग, तो ये हमारी है H1, हेडिंग 1। फिर आगे हम क्या देख रहे हैं, पैराग्राफ, यहां एक पैराग्राफ है, वो भी सेंटर में है हमारा। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, आगे आए तो पैराग्राफ बंद हो चुका है हमारा, टेबल। अब यहां टेबल आ गई है हमारी, जिसका बॉर्डर है हमारे पास 2। ये टेबल है जिसका बॉर्डर है 2, ठीक है। अब आगे हम क्या देख रहे हैं, कैप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि यहां आ गया इसका डिस्क्रिप्शन, क्या बताना चाह रहे हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है। आगे हम क्या देख रहे हैं, क्या बता रखा था क्वेश्चन में, केस में बनानी है हमको रोज, तो हमको 4 ये जो रोज है ये आपको दे रखी होंगी क्वेश्चन में, तो बस आपको क्या करना है, TR, और TR हो गया हमारा यहाँ टैग एंड, ये होता है टेबल रो के लिए। आपको 3-4 ये ध्यान रखने होंगे टेबल के लिए, जो हमारे टैग्स होते हैं, मैं आपको डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे। ये एक तो TR टैग,
टेबल की रो डिफाइन करने के लिए होता है ये कि रो में हमारा क्या आएगा बीच में। अब हम टेबल के रो तो बना रहे हैं लेकिन उसके अंदर ये है ना कि डेटा हमको डिवाइड करके भी तो लिखना है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं यूज TD। ये हो गया हमारा टेबल सेल। ठीक है, अब इसके अंदर एक और आता है हमारा TH। ये हो गया हमारा टेबल हेडर। ठीक है, अब क्या है, टेबल रो हमारा टेबल बता रहा है, टेबल के अंदर जो रो है टेबल डी मतलब टेबल डेटा यानी सेल, ये सेल डिवाइड कर देगा, यानी 2 है हमारे पास ये डेटा तो इसको आधे आधे में कर देगा। ये यहां आधा यानी कि जो भी हमारा कहां सा यू आर बोर्न टू ब्लॉसम यहां पे आएगा। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट चीज यहां, सेकंड चीज यहां, इसको डिवाइड कर दिया इसने, सेल में बांट दिया इसको। ठीक है, टेबल हेडर क्या करता है, टेबल हेडर भी हमारा एज ए सेल ही वर्क करता है लेकिन ये क्या करता है अपने आप उसको एज ए हेडिंग यूज करता है, बोल्ड में बना देता है, तो हमको उसको बोल्ड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ताकि हमको टेबल की हेडिंग अलग से पता चलती रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है हम यहाँ यूज ले रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा ऐसे इसने टेबल में 4 रो क्रिएट कर दी हैं अलग अलग, ये आपको मिलेगा। टेबल यहाँ एंड हो जाती है हमारी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं आगे, एक और पैराग्राफ हमने लिया है छोटा सा, ये पैराग्राफ लिया और यहाँ BR आ गया। बच्चों BR होता क्या है ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है, ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर फिर भी कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SSC इजीली पर ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं तो ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। अब उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि RK नारायण को हमको क्या करना है, बोल्ड प्लस अंडरलाइन प्लस इटैलिक तीनों चीज में लिखनी है। तो बोल्ड टैग क्या होता है हमारा B प्लस U प्लस I यानी कि बोल्ड प्लस अंडरलाइन प्लस इटैलिक, और हमको क्या करना है RK नारायण यहां हमको बीच में फीड करना है डेटा और प्लस इसको क्लोज कर देना है इस टैग को, तो बोल्ड अंडरलाइन प्लस इटैलिक तीनों टैग यहां हो गए बंद। उसके बाद हमने क्या किया, पैराग्राफ को छोटा सा जो था आगे वो लिखा और क्लोज कर दिया पैराग्राफ। फिर हमको क्या बताया गया था, एक फोटो आएगी, कोई भी JPG इमेज थी जिसको एज ए हमने हाइपरलिंक यूज करना है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, हमको घबराना नहीं है। ठीक है, तो हमने लिया A, ये A से हमने इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, यहां क्या आ गया A, ये हमने हाइपरलिंक बना दिया है HREF, ये हमने रेफरेंस दिया इस मेल का, जो भी मेल हमको दे रखा था। ठीक है, आगे हमने क्या कर दिया, इसको रोक दिया, यहां पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है जो भी मेल था। अब प्लस क्या करना है, हमको हाइपर कंटेंट भी देना है कि किस कंटेंट पे क्लिक करने से वो हाइपरलिंक जो जनरेट किया है हमने उस पे जाए वो। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक इमेज दे दी है IMG SRC इमेज प्लस उसका सोर्स। ठीक है, आगे हमने क्या कर दिया, हाइपरलिंक को बंद कर दिया है। उसके बाद क्या किया, हमने जो बॉडी स्टार्ट की थी उस बॉडी को एंड कर दिया है यहाँ पे, और उसके बाद उसके HTML को क्लोज कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, ये ऐसा आउटपुट है, देखिए ये हेडिंग आ गई हमारी, ये आ गई हमारी हेडिंग H1 सेंटर के अंदर। उसके बाद जो भी हमारा पैराग्राफ था ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, प्लस ये आ गया हमारा कैप्शन, प्लस ये आ गया हमारा टेबल, और टेबल के बाद में आ गया छोटा सा पैराग्राफ, ये आ गया हमारा RK नारायण जी, बोल्ड प्लस अंडरलाइन प्लस इटैलिक। ठीक है, अब मेरे को एक क्वेश्चन जरूर बताइएगा, मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि I और EM इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हमारी क्लासेस आगे चलेंगी तो मैं धीरे धीरे आपको इसके हर एक टैग के बारे में बताता जाऊंगा, लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटीज होती क्या है ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे हमने ये जो दिया था ये आ गया, ये हमारा दिया हाइपरलिंक, ये आ गया हमारा हाइपरलिंक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या है, Naveen went to an interview for the post of web developer. In the technical test, he was supposed to design an HTML table. एक HTML table उसको इंटरव्यू में डिजाइन करनी है, as given below. Help him to complete the table with the right statements in the blank.
ऑब्जर्व द टेबल एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। तो 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें से हमको 4 करने, लेकिन हम 5 के 5 कर लेते हैं, जो भी याद रहे ना वही चिपका देना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सैंपल पेपर, इसमें से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये इसने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4, ये कैप्शन है टेबल का, डिस्क्रिप्शन। आगे हम देख रहे हैं ये हेडर है इसका। अब यहां देख रहे हैं तो 2 रो मर्ज हो रही हैं, यहां 2 कॉलम मर्ज हो रहे हैं, तो इस करके ये हमारी ऐसी टेबल आ रखी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है हमारा कि HTML शुरू हुआ, हेड स्टार्ट हो गया, टाइटल जो भी हो वो हमको बता रखा होगा, वो हमको टाइटल इसमें भर देना है। टाइटल होता क्या है ये मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अभी जस्ट पढ़ा है हमने। आगे बॉडी स्टार्ट होती है, तो टेबल आ गई है, उसके अंदर हमारा आ रखा है साइज। तो टेबल के अंदर किस चीज का साइज होगा? बॉर्डर का साइज। ये आ गया हमारा बॉर्डर। अब आगे आते हैं तो यहां क्या है हमारा फ्यूचरिस्टिक टाइम टेबल। अब यहां देखते हैं हम कहां है ये फ्यूचरिस्टिक टाइम टेबल, ये रहा। ये क्या है हमारा कैप्शन, तो यहां हमारा आ जाएगा कैप्शन। राइटिंग विद डॉक्टरी है, पूरी डॉक्टरी राइटिंग पढ़नी है हमें, प्लस यहां भी कैप्शन टैग हो गया क्लोज। ठीक है, अब आगे आ गए हम TR, टेबल रो स्टार्ट हो गई है। अब हमने बात की थी थोड़ी देर पहले TH की, तो यहाँ टेबल हेडर आ गया। अब देखिए TD नहीं है यहाँ TH है, यानी कि टेबल हेडर। अब हेडर क्या यूज कर रहा है, सेल एज ए बना रहा है उसको, प्लस उसको बोल्ड भी खुद ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ गया हमारा टेबल हेडर, ये हो गई हमारी टेबल रो क्लोज। एक अलग से टेबल फिर से आ गई। अब यहाँ हमारे पास क्या है, रोबोटिक्स। पीछे आते हैं, देखिए रोबोटिक्स में क्या हो रखा है हमारे पास, 2 रो मर्ज हो रखी हैं। तो यहां पे क्या होता है, जब रो और कॉलम मर्ज होते हैं, आप जब कोड करते हैं फ्रंट एंड का या आप HTML में पूरा कोड कर, तो यहां क्या होता है, चीजें मिलाने के लिए स्पेन यूज करते हैं। अगर रो हो रहा है तो रो स्पेन, और कॉलम हो रहा है तो कॉलम स्पेन। ठीक है, कॉल स्पेन। अब आगे आते हैं तो यहां हमारे पास क्या आ गया, रो स्पेन। तो ये रो स्पेन हो गया है, 2 रो मर्ज हो चुकी है, रोबोटिक्स उसमें आ गया। नीचे आते हैं हम तो यहाँ ये फिल है डाटा, यहाँ हमारे पास फिर से मांग रखा है मशीन लर्निंग। यहाँ देखते हैं तो मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है, हमारे पास 2 कॉलम मर्ज हो रहे हैं, तो हमारे पास आ गया कॉल स्पेन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉल स्पेन। अब ये आ गया हमारे पास फिर से टेबल रो, एंड हो गई है टेबल। आगे आता है यहाँ हमारे पास क्या क्या ओपन है, तो अब देखिए क्या क्या ओपन है हमारे पास। यहाँ पे हमारा HTML ओपन है अभी, हमारी बॉडी ओपन है अभी, और टेबल ओपन है हमारी। ठीक है, ये कहीं एंड नहीं हुई अभी, तो हमको क्या क्या एंड करना है यहाँ पे, टेबल, फिर बॉडी, और उसके बाद HTML। तो ये हो गया हमारा पूरा उसका कंप्लीट। तो यहां हमारे देखते हैं कि पहले में हमारा के पास आंसर क्या था, बॉर्डर। जब हमको साइज दे रखी है टेबल के अंदर तो आएगा बॉर्डर, उसकी साइज ही रह जाती है। कैप्शन, उसको डिस्क्राइब कर रखा है टेबल को। रो स्पेन, कि हाँ भाई रो मर्ज हो रखी है। कॉल स्पेन, कॉलम मर्ज हो रखा है, 4th ऑप्शन हमारा। और लास्ट हमारा आंसर होगा बॉडी प्लस टेबल प्लस बॉडी फिर HTML। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमिंदर रिसेंटली सेलिब्रेट हिज बर्थडे, 40th birthday. On his birthday, he got to know about Facebook. He learned how social networking sites help people to meet their friends and discuss things online. He also found what he is now eligible to open a Facebook account. He creates a profile on Facebook and starts connecting with friends. Within a few days, he befriends many people he knows and many people he doesn't know. After some time, he starts getting negative comments on his posts. He also finds that his pictures are being shared on online and objective websites. यहाँ ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट्स क्या हो गई, कि ऐसी वेबसाइट्स जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, अब यहाँ क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम। परमिंदर इज ए विक्टिम ऑफ, किसका विक्टिम हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज ऑर्डिल द स्कूल डिसाइड्स टू पब्लिश ए सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट डिटरमाइंस द अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। द स्कूल इज रेफरिंग टू। थर्ड क्वेश्चन क्या गया, राइट ए सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन बाय परमिंदर टू अवॉइड थ्रेट्स फ्रॉम अननोन पीपल इन द फ्यूचर। Fourth, Parminder decides to make a list of common safety precautions to be taken when online. Write any 2 points that Parminder should include in his list. ठीक है,
फिफ्थ क्या आ गया क्वेश्चन, राइट, वाई आर प्राइवेसी सेटिंग्स सो इंपॉर्टेंट इन सोशल वर्किंग साइट्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, परमिंदर बेचारा नया नया था, वो देख रहा था कहीं मेरे को एंजल क्यूटी पाई मिलेगी, और वो आया यहाँ फेसबुक पे, और उसके साथ क्या हुआ कि निकला कुछ और ही सिस्टम। तो चलो देखते हैं क्या हो गया यहाँ पे। अब उसके पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम यहाँ पर उसके साथ क्या हो गया कि उसके पास आने लगे अलग से मैसेजेस जिसको वो जानता नहीं है। यहाँ देखिए, मेनी पीपल सी डजंट नो, कि उसके पास है ही नहीं कोई जानकारी में, पता नहीं कौन कौन बन गए। हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है, हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन होता है कई बार क्या है, हम जानते भी नहीं है, फिर भी हम उनके बात चल रही है हमारी, और फिर हाँ हम परेशान हो जाते हैं, बार बार उनके मैसेज आना। इससे क्या होता है, आपकी प्रिवेसी में इफेक्ट पड़ता है कि आप उसको जानते भी नहीं है, प्लस वो आपको मैसेज कर रहा है, आपके पास से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर उससे आपको परेशान करते हैं। ठीक है, तो हर किसी को ऐसे ही बोलते हैं कि दोस्त नहीं बनाना चाहिए, कई बार क्या है समस्या हो जाती है इससे। तो यहाँ क्या हो रहा है, साइबर बुलिंग, आपको मैं साथ साथ में बता देता हूं। यहाँ क्या हो रहा है इसके साथ, सबसे पहला हुआ साइबर बुलिंग, कि उसके पास साइबर बुल कैसे हो रहा है वो, कि बार बार उसके पास मैसेज आ रहे हैं, बुल किए जा रहे हैं, उनको जानता है नहीं जानता तो भी। ठीक है, रिक्वेस्ट आ जाती है, हमको पता ही नहीं वो है कौन, और हम उसके साथ दोस्त बन जाते हैं, फिर हमको परेशान करते हैं हमारी डेटा से। उसके बाद क्या हो गया, स्कूल वहां क्या कर रही है, स्कूल कर रही है एक साइबर एथिक्स, वो बताना चाह रही है कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप जब भी फेसबुक साइट्स पे या ऐसे जा रहे हैं पेजेस पे, तो कई बार आपको लिंक्स मिलते हैं, वहां से आपके पास फिशिंग होने की मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पैम हो जाते हैं, कई बार आपके पास मैसेज मिलते हैं जो होते हैं स्पैम, फिर आप उनको चेक करने के लिए उस पर जाते हैं, क्लिक करने के लिए होती है उत्सुकता थोड़ी सी कि हाँ देखेंगे इस प्रोफाइल में कौन है क्या नहीं है। ठीक है, पता चलता है क्या था और क्या का क्या ही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया साइबर एथिक्स। अब लॉक हिज प्रोफाइल एंड ओनली लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, के हाँ भी वो अपनी प्रोफाइल को लॉक रखे और खुद के जो भी चुनिंदा दोस्त हैं गिने चुने उन्हीं को रखे, ताकि वो सेफ्टी मेजर्स बना रहे, किसी अननोन को ना एक्सेप्ट करे कि हाँ भी आ जाओ आप भी, हम बातचीत करेंगे, फिर वो कल को पता चलता है कौन है क्या नहीं है, आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो दिक्कत हो जाती है आपको। ठीक है, तो आप एक उसको प्रोफाइल को लॉक करके रखिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पासवर्ड बना लेते हैं और उसके बाद क्या देखते हैं कि पासवर्ड तो किसी ने क्रैक कर लिया, या फिर कई बार क्या होता है पासवर्ड निकल जाते हैं। वहां क्या होता है, वो होता है ब्रूट फोर्स। आगे हमारी क्लासेस अगर चलती हैं तो मैं आपको बताता हूं ब्रूट फोर्स होता क्या है। ब्रूट फोर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे पासवर्ड्स का, जो कि एक टाइम पे ही आपके पासवर्ड के ऊपर डाल दिए जाते हैं। जो भी पासवर्ड वो मैच कर लेता है वो पासवर्ड वहां एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो आगे से अगर आगे क्लासेस में आपको ब्रूट फोर्स भी बताएंगे, ये क्रिप्टोग्राफी का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसीलिए आप जब भी फेसबुक का पासवर्ड बनाते हैं तो फेसबुक भी आपसे क्या करता है, रिकमेंड करता है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स के साथ, सिंबल्स के साथ, नंबर्स के साथ एक अलग अलग मिक्स करके आप बनाइए उसको, ताकि मतलब क्रैक होने के लिए चांसेस कम हो। ठीक है, अब लास्ट आंसर क्या आता है आपका, प्राइवेसी सेटिंग्स, कि हाँ भाई आप प्राइवेसी सेटिंग में उन्हीं को रखिए जो आपकी प्रोफाइल में आपको जानते हो, और अननोन को आप ऐड मत कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो अलग अलग नई प्रोफाइल हैं जो उनको आप जानते नहीं है, वो आपकी मतलब फोटो वगैरह नहीं ले सकते। आप प्राइवेसी में ये कर सकते हैं कि मेरी फोटो कोई ना स्क्रीनशॉट ले, तो नहीं हो पाएगा, ये एक ऑप्शन आता है हमारे पास। ठीक है, तो आपकी फिर फोटो कोई नहीं ले सकता है, स्क्रीनशॉट भी कुछ भी ना सेव कर सकता है, तो आपकी फोटो फिर कहीं नहीं जा सकती है। वरना आपकी फोटोज क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट्स पे डाल दी जाती है एडिट करके, जिससे कि आपको फिर हार्म होता है। ठीक है, तो अब हम खत्म करते हैं हमारे सैंपल पेपर को, और आप हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल साइंस इजीली पे, जिस पे आपको IIT JEE और नीट के लिए तैयारी करने के लिए मिलता है। साथ ही हमारे चैनल SSC बैंकिंग पे, जिस पे आपको CGL की तैयारी करने को मिलता है, और साथ ही कॉमर्स इजीली पे, जिस पे हमारी सारी 11th 12th की क्लासेस इकोनॉमिक्स, BST और अकाउंटेंसी की चलती हैं। तीनों हमारे चैनल रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस इनके क्लासेस का आप आनंद लीजिए। थैंक यू।